Good morning, students. Today we will discuss the further topic of electrochemistry. In previous class, we had discussed about what is electrochemistry, what are their uses, electrochemistry का हम कहाँ use करते हैं. उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डैनियल सेल के बारे में डिस्कस किया था इससे पहले वाले चैप्टर में. आज हम देखेंगे कि नॉन इक्वेशन और इसके आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं नॉन इक्वेशन. नॉन इक्वेशन क्या होता है? तो फर्स्ट दिस इक्वेशन वाज नेम्ड आफ्टर अ जर्मन फिजिसिस्ट वाल्टर नर्स्ट. तो इस इक्वेशन को जिन्होंने बताया, जिन्होंने दिया, वो जर्मन फिजिसिस्ट थे, वाल्टर नर्स्ट थे. उनके नाम की नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा है. The Nernst equation empower the assurance of cell potential under non-standard condition. तो ये क्या एश्योर करता है, क्या बताता है? हम सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. और जो स्टैंडर्ड और जो सेल पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो वो जो मेजर्ड सेल पोटेंशियल है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं टू द रिएक्शन कोशिएंट्स. और उसके बाद हम उससे फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम कर सकते हैं. तो अगर हम एक केमिकल रिएक्शन देखें, लाइक यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी द प्रोडक्ट. तो अगर इसके लिए मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ई सेल इज इक्वल टू ई माइनस सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, जहाँ पे क्यू जो है दैट इज द concentration of product by the concentration of reactant है. यहाँ पे E माइनस सेल इज इक्वल टू E माइनस सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन सी टू द पावर सी concentration of C into concentration of D by concentration of A into concentration of B. तो इसको हम वैल्यू पुटअप करके यहाँ से अगर हमें सारी वैल्यू मालूम है तो हम E माइनस सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज E माइनस सेल और E सेल का मतलब क्या है? सेल पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर हम R की देखें तो R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है. और T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, वहां पे केल्विन है. और अगेन किसी भी समय कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में लेते हैं. तो अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है सी डी और ए बी का, तो वहां पे हम मोल पर लीटर उसको यूज करके और हम वैल्यू पुटअप करके ई सेल को निकाल सकते हैं. पोटेंशियल सेल पोटेंशियल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन. तो किसी भी रिएक्शन के लिए हम गिव्स एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू टोटल चार्ज पास. इलेक्ट्रिकल और सेल पोटेंशियल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू टोटल चार्ज पास. कितना चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है. तो अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से टोटल चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इलेक्ट्रिकल वर्क डन मिल जाएगा. एंड द पासिंग चार्जेस रिवर्सिबली थ्रू द गैल्वेनिक सेल रिजल्ट इन द मैक्सिमम वर्क. और अगर हम देखें तो ये चार्ज अगर रिवर्सिबल पास हो रहा है गैल्वेनिक सेल में तो वहां पे मैक्सिमम वर्क होता है. एंड रिवर्सिबल वर्क डन बाय द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी. और रिवर्सिबल वर्क डन जो होता है गैल्वेनिक सेल्स में, अगर वहां पे रिवर्सिबल हो रहा है तो यहाँ पे गिब्स एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी. लेट E इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो अगर हमने मान लिया कि E जो है ईएमएफ ऑफ द सेल है, NF द अमाउंट ऑफ चार्ज पास यहाँ से, N इज द नंबर ऑफ चार्ज हम कह सकते हैं F, एंड डेल्टा G इज द गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, R फॉर द रिएक्शन. तो अगर हमें डेल्टा G कैलकुलेट करना है यहाँ पे तो हम डेल्टा G फॉर द रिएक्शन गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन तो माइनस एन एफ ई सेल, वहां पे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें वहां पे तो हमें जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी गिब्स एनर्जी की. तो अगर हम एक रिएक्शन देखें लाइक जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu. तो यहाँ पे डेल्टा G क्या होगा? -2, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज पास हो रहा है वो 2 टाइम्स है तो -2 दैट इज N इज इक्वल टू 2 F. और E सेल की अगर वैल्यू है हमारे पास तो हम उसको पुटअप करके डेल्टा G को कैलकुलेट कर सकते हैं. बट द इक्वेशन बिकम, अगर हम इसको इक्वेशन को लिखें 2Zn प्लस 2Cu2 प्लस गिव्स 2Zn2 प्लस प्लस 2Cu. तो यहाँ पे क्या है? 2Cu2 प्लस है और 2Zn2 प्लस है. तो यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो 2 टाइम्स 2 प्लस इट मींस 4. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4. तो डेल्टा G फॉर द रिएक्शन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो -4 F
ई सेल से हम डेल्टा जी और गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। और इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेटस्टोन ब्रिज। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो उस जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जिस जो भी वायर है जहां पर रिएक्शन हो रहा है, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है वायर के थ्रू या जो भी है, तो वहां पे जो भी एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वहां पे हम उसको मेजर करेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसको हम देखें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और R is proportional to L by A, or R is equal to rho L by A. It is denoted by the constant of proportionality denoted by called rho is called the resistivity. तो यहाँ पे जो हमने rho symbol यूज किया है यहाँ पे, this is called the resistivity. It is measured in units called the ohm meter. When length 1 meter, cross section area is 1 meter square, the resistivity become the resistance. 1 ohm meter is equal to 100 ohm centimeter। दस द मीटर इंटू सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 ohm meter। नाउ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो अगर हम रेजिस्टेंस का इनवर्स कर दें, उल्टा कर दें, दैट इज द कंडक्शन कंडक्टेंस। और इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी इज इक्वल टू 1/r, और दैट्स इक्वल टू, अगर हम वहां पे आर की वैल्यू पुटअप करें तो ए बाई रो एल, दैट्स इक्वल टू के ए बाई एल। 1/rho is equal to k. It is measured in unit called Siemens, represented by the symbol S. It is equal to ohm inverse and also known as mho or ohm inverse. The electrical conductance depend on the nature and structure of the metal. It means कि जो metal use हुआ है वहां पे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उसके नेचर क्या है, उस मेटल का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, वहां पे पर एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जिसके ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द मेटल, सेकंड इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर हम बात करें। अगेन यहाँ पे the free ions, that is sodium plus and chloride present in the solution, are responsible for the conductance in the solution। तो जो free ions होते हैं solution में वही electricity conduct करते हैं, that is responsible for the conductance of the solution। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो डायग्राम में जो भी NaCl और Cl माइनस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Na प्लस और Cl माइनस किसी भी सॉल्यूशन में, तो वही जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एंड द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। तो अगर हम रेजिस्टिविटी को इनवर्स करें तो वो जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल K, और इसको हम कप्पा पढ़ते हैं, KAPPA। इट इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल S meter inverse, here S for Siemens। तो हम कहेंगे Siemens meter inverse when length is equal to 1 meter and cross sectional area is equal to 1 meter square। और अगर हम यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात करें तो then conductivity becomes conductance। The conductivity of electrolyte solution depend on नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे भी वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस, आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कितने कंसंट्रेशन में हमने लिया है, और इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और सिक्स्थ वन इज द प्रेशर। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिटरमाइन करते हैं, और जिसपे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है डिपेंड होता है। तो ये है। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल
दिस इज द सिंबल लैम्डा एम, इसको हम कहते हैं। इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और ये कैसे रिलेटेड है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन से, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। this symbol lambda m is equal to k by c, where this unit is Siemen meter square mole inverse is equal to k. k means kappa, it means Siemen meter inverse। और यहाँ पे क्या है आपका, c is the concentration, तो concentration को हम मोल पर लीटर, दैट इज मोलारिटी, एंड 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इस तरीके से k by c को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। k by c मीन्स मोलर कंडक्टिविटी को, by using this formula. Next है Coullard's law of independent migration of ions. The Coullard's law of independent migration of ion states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of the anion and cation of the electrolyte. तो ये क्या बताता है हमें, ये क्या बताता है कि जो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन होते हैं वो क्या कहते हैं, स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर हम जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लाइट को लिमिट करें, कम करें, कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या बात करें कि माइग्रेशन ऑफ आयन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, दैट इज द सम ऑफ एनायन एंड cation, the contribution of the anion and cation of the electrolyte. Limiting equivalent molar conductivity of an electrolyte is the algebraic sum of the limiting molar equivalent conductivity of its constituent आयन। तो अगर मुझे लिमिटिंग इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को निकालना है, तो इसमें क्या करना होगा, मुझे लिमिटिंग मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस, चाहे वो एनायन और कैटायन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें लिमिटिंग इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। दिस द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर lambda 0 plus is equal to limiting equivalent conductivity of cation, and lambda 0 minus is limiting equivalent conductivity of an ion. Now next one is the weak electrolytes. A substance which form ion in an aqueous solution do not dissociate completely at moderate concentration is known as weak electrolyte। और सीधे हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, slowly dissociate होता है, that is called the weak electrolyte। A substance which form ions, form तो करता है in an aqueous solution but do not dissociate completely at moderate concentration is known as weak electrolyte। For example अगर हम बात करें, यहाँ पे हम एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड है आपका, कार्बोनिक एसिड है H2CO3, they are the weak electrolyte। The conductance of the solution increases with dilution of the solution। इसमें क्या होता है, जो कंडक्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है विद डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। द इंटीरियरिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट अ लोअर कंसंट्रेशन। और जो इंटीरियर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एट अ लो कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन। दिस इलेक्ट्रोलाइट हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हाई कंसंट्रेशन। और हायर कंसंट्रेशन पे जो है यहाँ पे क्या होता है, लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम चेंजेस विथ डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विथ डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। EM increases sharply on dilution exclusively at lower concentration. At infinite dilution, when concentration approaches to zero, the electrolyte dissociate completely। तो अगर हम बात करें कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जब कंसंट्रेशन जो है जीरो के आसपास हो जाए, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। कौन, weak electrolytes, but at lower concentration the conductivity of the solution is low to an extent that cannot be even measured। The next is the electrolysis। Electrolysis क्या होता है, again the two copper strips are dipped in the aqueous solution of copper sulfate। आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड है जिसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया गया है। A DC voltage is applied to the both electrode, और दोनों इलेक्ट्रोड को
को एक डीसी वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है। नाउ Cu2 प्लस आयन डिस्चार्ज कैथोड। अब यहाँ पे Cu2 प्लस आयन जो है वहां से डिस्चार्ज हो रहा है कैथोड से। तो डिस्चार्ज हो रहा है मतलब क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। Cu2 plus 2 electron gives Cu, and copper metal is deposited on the cathode and copper converted into Cu2 plus ion at the anode by the following reaction. Cu gives Cu2 plus 2 electron. The impure copper is the anode that dissolve on, अब anode और cathode क्या होता है, anode means negative and cathode is पॉजिटिव, जहां पे कैटायन आपका कनेक्ट होता है। कैथोड जो कि निगेटिव है, जहां पे कैटायन डिपॉजिट होता है। एनोड जहां पे निगेटिव आयन अटैच होता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से आपका अटैच है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है, द इम्प्योर कॉपर इज एट एनोड दैट डिसॉल्व ऑन पासिंग करंट, वेयर एज द प्योर कॉपर गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो जो प्योर कॉपर होता है वो कैथोड पे निगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट होने लगता है। मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। और ये जो कुछ मेटल हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन से ऑब्टेन किए जाते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड पे, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, जब डिसोसिएट होगा तो जो Cu2 प्लस है वो कहाँ पे होगा, कैथोड पे अटैच होने लगता है वहां पे प्योर कॉपर। ठीक है, तो कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एंड कॉपर कन्वर्टेड टू Cu2 प्लस आयन एट द एनोड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये है, इस तरीके से हम उसको प्यूरिफाई करते हैं। और दूसरे भी जो मेटल्स हैं लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इसको भी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट, द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Michael Faraday described the quantitative aspect of electrolysis and came forward with two laws of electrolysis. First law: the amount of chemical reaction which occur at the electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. तो लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर, जितना अमाउंट में केमिकल रिएक्शन हो रहा है एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट, करंट पास करने के वजह से वो प्रोपोर्शनल है किसके, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, कि कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है उतना ही अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा किसके, किसी भी इलेक्ट्रोड पे। दिस इज द फर्स्ट लॉ, तो फैराडे। सेकंड लॉ क्या था, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। और दूसरा है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है डिसोसिएट होने के बाद आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये प्रोपोर्शनल होगा उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। तो ये दो लॉ उन्होंने दिया। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो atomic mass of metal divided by the number of electron required to reduce the cation। तो इसको हम दिखाते हैं Q is equal to I T, और Q is the coulomb, I is the ampere current and T is the time, second time। तो इसको यूज करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फैराडे एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल F। और इस क्वांटिटी को हम फैराडे कहते हैं, जिसको F से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था